नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन स्टडी फाउंडेशन में स्वागत है। जैसा कि हमारा एनसीईआरटी फाउंडेशन चल रहा था जिसमें हम हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा जैसा कि कल हमने 9th चैप्टर इसका अपलोड कर दिया था, बट लाइव क्लास थी आपकी, बट मे बी किसी रीज़न से प्राइवेट वीडियो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम शो कर रहा है, इस पर क्लियर नहीं आ रहा था। तो जिस रीज़न से मुझे कुछ कमेंट्स आए कि सर दोबारा अपलोड कर दीजिए। तो आज हमारा एम जो है 10th चैप्टर पढ़ने का है, बट इस 9th चैप्टर को हम साथ में ही एक बार देख लेंगे और कम्प्लीटली ऐसा देखेंगे कि कंप्लीट देख लेंगे, ठीक है। तो 9th 10th आप ये समझ लीजिए कि बोथ चैप्टर साथ में देख लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि दीपावली है तो आप सभी को हमारी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दीपावली। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार शेयर कर दीजिए सबको, फिर कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमने कल संस्कृतियों के बारे में पढ़ा था कि इसमें किस काल में कौन से चित्रकार थे, क्या मंदिर बनवाया, कौन सी कला कहाँ पे स्थापित हुई, अपभ्रंश काल क्या था, बौद्ध काल क्या था, इसके बारे में पढ़ा था। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। चलिए क्षेत्र संस्कृतियों के बारे में, जैसे कि हमने जाना था कि अगर हमें किसी एरिया या किसी क्षेत्र की संस्कृति के बारे में जानना है तो उस संस्कृति में हम क्या जानेंगे। तो संस्कृति में क्या आएगा, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, भाषा, यही सब देखते हैं ना। उसी के बारे में पढ़ेंगे आज कि अगर हमें किसी प्रदेश की संस्कृति के बारे में जानना है, क्षेत्र के बारे में, तो जैसे कि हम इसमें एक डिफरेंस भी होता है, सभ्यता और संस्कृति। क्वेश्चन एक आया हुआ था अभी 2018 में यूपीएससी के मेंस में, सभ्यता और संस्कृति में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है, ये हम थोड़ा आगे स्टैंडर्ड पे जब जाएंगे, पॉलिटी या अदर सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, हिस्ट्री में नहीं, ठीक है। तो हम हिस्ट्री कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अभी हिस्ट्री देखते हैं। चेर और मलयालम भाषा का विकास, जैसे कि देखिए ये मैंने हाईलाइट कर दिया था कल के पॉइंट पे, वही पॉइंट हाईलाइट है, तो वही कंटिन्यू करना है हमें। चेर और मलयालम भाषा का विकास में देखना है महोदयपुरम का चेर राज्य, जो महोदयपुरम था उसका चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में, जो आज के केरल राज्य का हिस्सा है। तो पूछ सकता है महोदयपुरम किस राज्य का हिस्सा है, कहाँ पे अवस्थित है और इसके राजा कौन थे, ये आप देखेंगे, ठीक है। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा लिपि का प्रयोग किया। अपने अभिलेखों में वस्तुतः इस भाषा का उपयोग सरकारी अभिलेखों में किया। क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरण में से एक है, ठीक है। तो क्षेत्रीय भाषा के रूप में सबसे पहले मलयालम भाषा का उद्भव हुआ, महोदयपुरम में हुआ, कहाँ है, केरल में है, ठीक है। ये जो अभिलेख देख रहे हैं आप, ये मलयालम भाषा में रचित एक अभिलेख है, ठीक है, केरल का अभिलेख है। आगे देखते हैं। चेर लोग की जो संस्कृति की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया गया था। केरल का मंदिर जो था, रंगमंच जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा रही सकती है, संस्कृत के महाकाव्य पर आधारित था, ठीक है। तो केरल का कहना अभी भी है, जैसे कि जो केरल, कर्नाटक और आप तमिलनाडु में जाते हैं, जो एक भाषा है केरल की मलयालम, ये संस्कृत से उत्कृष्ट हुई है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे हम जानेंगे कैसे क्या इसके बारे में रहस्य बताया जा रहा है, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है। मलयालम भाषा की पहली संस्कृत साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं। जो मलयालम भाषा थी उसकी पहली कृति जो लिखी गई थी 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी, और वो पहली कृति में संस्कृत के कुछ शब्द हैं। तो कह रहा है कि संस्कृत की रीडी है। क्यों रीडी है? क्योंकि इसमें संस्कृत के शब्द ऐड हैं। यह भी काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ग्रंथ का नाम है लीला तिलकम, किस विषय पर है, व्याकरण और कवि शास्त्र पर, किस शताब्दी का है, 14वीं शताब्दी का, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए मणिप्रवालम, मणिप्रवालम शैली क्या है, मणिप्रवालम शैली है, ठीक है। तो एक पॉइंट डालिएगा लीला तिलकम ग्रंथ के बारे में, 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है, व्याकरण तथा काव्य शास्त्र पे है, पॉइंट करिएगा। जैसे बताता हूँ कैसे करने आपको। जैसे कि आपने यहाँ लिखा लीला तिलकम, लीला तिलकम लिखने के बाद ये आपने लाइन किया, इसमें आपने पॉइंट्स निकाले, इसके बारे में 3 से 4 पॉइंट जो हमारे पास थे आपने यहाँ पे लिख लिया। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको, तो आपने लिखा कि व्याकरण काव्य शास्त्र, यहाँ पे सिर्फ आपने डाला व्याकरण काव्य शास्त्र। आप जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ व्याकरण और काव्य शास्त्र के बारे में है ये ग्रंथ। यहाँ पे आपने लिखा 14वीं शताब्दी, तो आपको याद रहेगा 14वीं शताब्दी का है। यहाँ पे आपने लिख लिया कि मणिप्रवालम, मणिप्रवालम शब्द लिखा आपने, और मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ ब्रैकेट में लिख लिया, तो आपको पता हो गया, ठीक है। और
किस भाषा में था, जहाँ जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग संकेत करता है। तो संस्कृत में था और साथ में मलयालम भाषा में था। तो 4 पॉइंट में आपने लिखा, शॉर्ट नोट्स में आपका तैयार हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमें नोट्स बनाने हैं कि शॉर्ट में हमारा तैयार भी हो जाए और ज़्यादा हमारे पास रिटर्न मैटर भी ना कलेक्ट हो। हम एक नज़र डालें तो हमारे पास रिटर्न मैटर कम लिखा हो, उन नज़रों से हम उसी मैटर पर अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट करें और माइंड में रिवाइंड कर लें, क्या हमने पढ़ा था, क्या हमें समझना है। तो जब तक आप देखते रहेंगे, एक चीज़ पढ़ी हुई कंप्लीट लिखी हुई है कि मान लीजिए आपने नोट्स बनाया, लिखा आपने जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक जो विष्णु का पर्यायवाची है। इतना आपने लिखा तो आपके नोट्स भी काफ़ी लेंदी हो जाएंगे। और दूसरी बात, आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा और उतना आप पढ़ेंगे तो आपके माइंड में कुछ रिकॉल नहीं होगा। मेन बात यह है कि रिकॉल नहीं कर पाएंगे आप। आपने पढ़ा, आप निकल गए, वो रिकॉल नहीं हुआ। बट आपने जब शॉर्ट में लिखा जगन्नाथ दुनिया का मालिक जो विष्णु, दुनिया का मालिक विष्णु, तो आपको रिकॉल आएगा कि हाँ जगन्नाथ है, जगन्नाथ किसका पर्यायवाची के रूप में यूज किया गया है, दुनिया का मालिक विष्णु। ठीक है, आप इतना पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ मैंने पढ़ लिया, तो मुझे क्या नीड है रिकॉल ज़्यादा करने की। ठीक है, आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती है। इससे तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जो आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिए गए थे। और आगे हम पढ़ते हैं विट्ठल के बारे में। महाराज विट्ठल वो भी भगवान कृष्ण का ही एक रूप था जो महाराष्ट्र में प्रचलित हुआ। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक प्रतापी राजा अनंत वर्मन ये थे, पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। इसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनिधि नियुक्त किया। तो यहाँ पे जगन्नाथ का अर्थ है भगवान। इन्होंने कहा कि हमारा राज्य जो है भगवान का राज्य है और मैं उनका एक प्रतिनिधि के रूप में आप पे शासन करूँगा, यानी शासन नहीं करूँगा, शासन व्यवस्था चलाऊँगा। राज्य ऊपर भगवान का है, जगन्नाथ का, मैं उसका सिर्फ एक संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। ऐसा दिखाने की कोशिश किया कि भगवान का प्रतिनिधि है। जो जो इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा का केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, मराठे ईस्ट इंडिया कंपनी मंदिर पर नियंत्रण किया। क्यों किया? क्योंकि हमने इससे पहले एंशिएंट में जाना था कि मंदिर जो होते थे राजाओं की प्रसिद्धि को दिखाते थे, राजा के पास कितना वैभव है, कितना शक्तिशाली राजा है। तो मंदिर पे वो सोना चांदी सब इतना गड़ा होता था कि इस पर ही कब्जा करते थे। आज जब शासन यहाँ लूटने के लिए भी आते थे, मोहम्मद गौरी हुए या गजनी हुए, तो मंदिर को लूटा करते थे। क्यों? क्योंकि मंदिरों पे राजा का वैभव दिखाया करते थे राजा, तो वहाँ पे बहुत सोना चांदी और चढ़ाने वाले व्यापारी बहुत लोग आते थे, तो वह बहुत आसानी से था। इसी रीज़न से मैक्सिमम लोग, नगर भी जो बसता था मंदिर के पास में ही बसता था। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं भी जानते हैं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, जहाँ आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि एक प्रदेश जहाँ केवल, साइड कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ आप सही है, क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। एक प्रदेश जहाँ अधिकांश, हमने जाना था यहाँ पे, जहाँ केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, ठीक है, राजपूताना कहते थे। क्योंकि आप देखते हैं, अगर आप भी आज भी आप बात करते हैं कि राजपूत, महाराजा राजपूतों के बारे में बात करते हैं, तो हमारे माइंड में क्या आता है? गुजरात और राजस्थान का एरिया। क्यों आता है हमारे माइंड में? अगर कोई भी आपके सामने बोलता है राजपूत, तो आपके माइंड में क्या आता है कि गुजरात और राजस्थान क्षेत्र, क्योंकि हमारे माइंड में बस गया उसी प्रकार से। सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासक आदर्श घनिष्ठता के साथ दिखती हैं। जैसे कि हमने पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा था, तो इनके बारे में कुछ इतना दिया नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको अपनी तरफ से। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में यहाँ पे दिया गया कि दिल्ली जो है, दिल्ली किसके शासन काल में केंद्र बनी थी? तो चौहान, हमने एंशिएंट में जाना था काफ़ी डीप से कि चौहान से पहले हुड़ थे, उनसे राजा चौहान ने, हुड़ थे या कोई था, मुझे कंफर्म याद नहीं रहा, उनसे चौहानों ने दिल्ली लिया था। उसके बाद दिल्ली केंद्र बन गया, फिर चौहान पे आक्रमण करते रहे चौहान चहमान, बाद में जो चौहान बन गए थे।
पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तो उसके बाद आक्रमण हुआ, फिर मोहम्मद गौरी से युद्ध हुआ इनका 1191 में। हम जैसा कि पढ़ते हैं ताराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है। ताराइन का प्रथम युद्ध पढ़ते हैं कि 1191 में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का आमना सामना हुआ। ताराइन के मैदान में हुआ था, इसलिए ताराइन नाम पड़ा था। तो इसमें पहला युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। इनको जो शासक, क्षेत्रीय शासक थे, उनका साथ भी था। बट दूसरी बारी में जब आक्रमण होता है तो क्षेत्रीय शासक इनका साथ नहीं देते हैं, यानी कि आते हैं बट इतने लोग नहीं आते। तो इसमें ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी होता है इनके अंदर कि हाँ हम जीत जाएंगे। तो ये ज़्यादा तैयारी करके भी नहीं जाते हैं, आराम से लोग जाते हैं, रुके रहते हैं। बट उस समय मोहम्मद गौरी बिल्कुल सोच के आया था कि हमें जीतना है तो जीतना है। तो यही आप सोच लीजिए कि हमें जीतना है तो जीतना है, और करिए तैयारी, जीत कंफर्म होगी, ठीक है। एक बार नहीं होगी, दो बार नहीं होगी, तीसरी बार तो होगी ही। और उसी प्रकार से सेकंड टाइम में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और ताराइन के द्वितीय युद्ध में, फिर ताराइन के द्वितीय युद्ध से फिर शासन हो गया था मोहम्मद गौरी का 1192 से, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया गया है, मैंने आपको बता दिया। और हमारे समाज में उस वक्त सती प्रथा भी आ गई थी। सती प्रथा के समाज के बारे में, चरित्र में सती प्रथा तो आप जानते हैं कि बहुत पहले आ गई थी, बट सती प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। अब हम जानते हैं किस क्षेत्र में कौन था क्या। तो आप देख ही रहे हैं कि जनजातियों वाले क्षेत्र में जो मैंने आपको मैपिंग बताया था, वो मैप हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था। इसमें कोई इतना दिखाया नहीं गया है। ये अवध तो आप पहले से जानते हैं, अवध का क्षेत्र था। ये राजपूतों का राज्य था। मेवाड़, आमेर, जयपुर जिसमें हम पढ़ते हैं, ठीक है, मारवाड़। आगे देखते हैं के बारे में। जैसे कि कथक, आप शास्त्रीय नृत्य जानते हैं। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं हमारे? शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के हैं? कितने नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला हुआ है? ये आप कमेंट कीजिएगा। वैसे मैं बता दूंगा, बट आप कमेंट कर दीजिए अभी, तो अच्छी बात नहीं, तो मैं अभी बताऊंगा ये। तो पहले हम कथक के बारे में कहानी जानते हैं, और फिर हम जानते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में, ठीक है। तो कथक का इतिहास पहले दे रखा है। तो कथक शब्द का जो है उद्भव कथा से हुआ है। पहले एक कथा होती थी, नॉर्मल बताता हूँ, उसके बाद ये पढ़ के बता दूंगा। जैसे कि आम लोग उत्तर भारत में, जैसे मैं भी उत्तर भारत का हूँ, उत्तर प्रदेश से। उत्तर भारत में लोग पहले कथा कहते थे, यानी कथा कहानी, जैसे कि एक प्रकार से छोटे बच्चों को माँ उनकी लोरी या कोई कहानी सुनाने लगती थी, उस प्रकार से कथा होती थी। तो उसका उन्होंने कथा के साथ साथ कथा कह रहे थे। कुछ लोगों ने उन्हें कथा का इशारों में अपना वर्णन करना शुरू कर दिया, कि कथा के साथ साथ कुछ आँखों के इशारे से, उंगली, हाथ, कुछ हास्य भाव के तरीके से वर्णन करने लगे। उससे उद्भव हो गया कथक का, ठीक है। तो कथक में क्या होता है, कथा का ही चित्रण दिखाते हैं, कि कथा पूरी आँखों से, हाथों से, शरीर के हाव भाव से, उनसे आपको लगेगा कि हाँ ये कहना चाह रहे हैं अपने शरीर के बॉडी लैंग्वेज से, ठीक है। उससे उद्भव है कथक का। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा सुनाने वाली एक जाति थी। कथाकार अपने हाव भाव संगीत से अपने अलकृत किया करते थे, अपने यानी कि हाथों से दिखाते थे। 15वीं-16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक विशिष्ट नृत्य शैली का प्रसार धारण करने लगे। किस शताब्दी में प्रसार हुआ था? तो याद रखिएगा 15वीं-16वीं शताब्दी में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान कहानियाँ लोक नाटक के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था, और रासलीला से ही हाव भाव जोड़ गए थे कथक के। और कथक को किसने किसने संरक्षण दिया, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो आप याद रखिएगा, राजस्थान के जयपुर ने राज दरबार में, और लखनऊ में, इसको दो घरानों से संरक्षण मिला था। राजस्थान का जयपुर घराना, और लखनऊ में वाजिद अली शाह के संरक्षण में, ठीक है। यहाँ बता रहा है 1875, 50 और 75 के दौरान नृत्य शैली अन्य क्षेत्रों में भी फैली, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है। अदर क्षेत्र भी हैं, आप दो क्षेत्र याद रखिएगा, राजस्थान का जयपुर और उत्तर भारत में लखनऊ, ठीक है। अब हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में आ जानते हैं। क्यों शास्त्रीय नृत्य का, जैसे कि शास्त्रीय नृत्य तो आप जानते हैं कि शास्त्रीय नृत्य क्या होता है। अगर आप 8th क्लास से स्टूडेंट हैं, जैसा कि फाउंडेशन कोर्स है,
कंपटीशन बेस पे है, अगर आप 8th क्लास के फिर भी पढ़ सकते हैं। काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपका माइंड, अगर आप 8th क्लास के बच्चे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा, तो आगे आप जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको समझ में भी आ जाएगा क्यों पढ़ना है एनसीईआरटी। क्योंकि आप 8th क्लास, 9th क्लास, हाई स्कूल, इंटर पास आउट कर लेंगे, उसके बाद भी अगर कोई हाई स्टैंडर्ड की जॉब प्रोफाइल के लिए आप तैयारी करते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। तो मे भी बेनिफिट रहेगा आपके लिए कि साथ में आप पढ़ते चलें, काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको और आपका माइंड कॉन्सेप्ट खुलता जाएगा, आप उसी प्रकार से पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में यहाँ बता रहे हैं कि शास्त्रीय नृत्य का दर्जा हम क्यों दें, किसी नृत्य को हम क्यों दर्जा दें। इसलिए दें कि उसमें कुछ अनोखे, यानी कि कुछ ऐसा है जिसको करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सीखना पड़ता है, इसलिए हम शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दें, या इसलिए शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दें कि एक हमारा प्राचीन नृत्य है, इस रूप में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दें। तो इसके पैमाने के बारे में बताया गया हुआ है। तो यहाँ पे बताते हैं कि देखिए, पहले बता देता हूँ, इस नृत्य में यानी कि एक अलग प्रक्रम होगा। जैसे कि एक नृत्य है, इसमें कुछ स्टेप हैं, वो स्टेप अगर आप फॉलो कर रहे हैं वही स्टेप आपको फॉलो करना है, उससे आप हट के कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें, उसे हम दर्जा देते हैं शास्त्रीय नृत्य का। और उसका हर किसी का अपना विशिष्ट नृत्य होता है, विशिष्ट वेशभूषा होती है, विशिष्ट तरीके होते हैं, और लेकिन जो प्रक्रम होता है वो एक स्टेप बाय स्टेप होता है कि उसमें आप कुछ ऐड वैड नहीं कर सकते। हाँ, नॉर्मली जो हमारा होता है एक नेचुरल रूप से वही करते हैं। ठीक है, इसमें वही बताया गया है, विशेषताएं पाई जाती हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, भी विशेषताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। अब हम जानते हैं कितने प्रकार के हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं और कहाँ का, किस एरिया का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। जैसे देखिए, मैंने कल बताया था, तो भरतनाट्यम हम देखते हैं, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। वनडे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आ जाता है किस एरिया का कहाँ का है, और उसमें मैक्सिमम टाइम आपका मोहिनी अट्टम और कथकली और सत्रिया आता है। 3 नृत्य तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फिर भी, और यूपीएससी वालों के लिए तो सभी हैं ही हैं, सब आप ये भी याद करना है, आपको भी याद करना है। ठीक है, जब उम्मीद की जा रही है कि 8th क्लास का स्टूडेंट को इतना पता होना चाहिए, तो आपसे तो उम्मीद की ही जाएगी। तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, और कथकली केरल का है, और मोहिनी अट्टम भी केरल का है, याद रखिएगा। ठीक है, तो केरल के 2 नृत्य हैं, कथकली, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम आप जानते हैं, जैसे कि भस्मासुर की आप स्टोरी पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से उत्पन्न हुआ है मोहिनी अट्टम। उड़ीसा का उड़ीसा है, उड़िया भी कहते हैं इसको। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुर का मणिपुर है, और असम का है सत्रिया। सत्रिया नृत्य कहाँ का है पूछा जाता है काफ़ी बार, असम का है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब चित्रकला के बारे में जानेंगे। पहले हम लघु चित्रकला जानेंगे, और फिर जैसे कि भित्ति चित्र के बारे में हमने इससे पहले एंशिएंट में पढ़ा था कि भित्ति चित्रकला जो थी 10वीं ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी ईसी तक थी। और भित्ति चित्र में कहाँ कहाँ से हमें साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि अजंता एलोरा है, बाघ की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में, जहाँ वाराह रूप मिला है भगवान विष्णु का। ठीक है, और उसी प्रकार से हम जानते हैं लघु चित्र के बारे में। तो लघु चित्र की खासियत ये होती है कि इसमें जो चित्र होते हैं 25 सेंटीमीटर से बड़े नहीं होने चाहिए, और 1/6 पैमाने से ज़्यादा पर नहीं होने चाहिए। बताता हूँ याद रख कोई, तो आप कंपटीशन नहीं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो भी पूछ सकता है कि लघु चित्र की विशेषताएं क्या हैं। तो जैसे कि ये आपका एक आपने चार्ट लिया, तो इस पे जो चित्र बनाने हैं आपको, इसका 1/6 भाग, जैसे ये टोटल 10 भाग हैं। नॉर्मल बच्चे की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। 1 2 3 4 5 कर देते इसमें, ये हो गए 5, और ये हो गया, देखिए 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो इस चार्ट में जैसे हमने इतना बड़ा चार्ट लिया है, तो इसमें हम इतने भर में चार्ट 1/6 पार्ट का मतलब है इतने में हम बना सकते हैं अपने चित्र, और इतना पार्ट जो रहेगा हमारा सादा रहेगा। ठीक है, तो और इस पार्ट में हमारा जो चित्र होंगे वो 25 सेंटीमीटर से बड़े चित्र नहीं होंगे। हम किसी मानव को दर्शा रहे हैं, किसी पशु पक्षी को दर्शा रहे हैं, फिर भी 25 सेंटीमीटर का इंच में कितना करेंगे तो आ जाएगा, 1 इंच बराबर होता है 2.5 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर का मतलब है 5
5 पे 1 इंच जाएगा, 5 पे 2 इंच हो जाएंगे, तो 5, 10, 15, 20, 25, 10 इंच, ठीक है। 5, 25, 10 इंच तक हो सकता है, ठीक है। तो आप जो चित्र बना सकते हैं, एक चित्र 10 इंच तक। ये लघु चित्रकला कहाँ पे कौन सी शैली थी, इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें बताया गया है जैसे कि पश्चिम बंगाल और उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में गुजरात के बूंदी, कोटा, किशनगढ़ का कवियों के लिए, ठीक है। तो ये नोट्स तो आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं, मैं बता रहा हूँ उसे आप समझने की कोशिश कीजिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आगे का बता रहा हूँ और काफ़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रहा हूँ। तो जैसे कि पहले जो शैली होती है लघु चित्रकला में, पाल शैली विकसित हुई थी आपकी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में पाल शैली विकसित हुई। पाल शैली में बौद्ध धर्म के चित्र बनाए जाते थे, आध्यात्मिक चित्र थे इसमें। तो आध्यात्मिक चित्र थे। एक खासियत यहाँ पे, एक पॉइंट याद रखने के लिए है कि जो हमारा बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म के जो समर्थक थे वो अहिंसा के समर्थक, अहिंसा भी थे, और उनका कहना था कि जीव हत्या करना गलत है, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने सिर्फ 2 पत्तों का यूज़ किया, एक ताड़ का पात्र और एक केला का पात्र, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या बौद्ध धर्म ने लघु चित्रकला के लिए ताड़ है, केला है और आदर पात्र है, कागज़ का उपयोग किया? तो कागज़ का उपयोग नहीं किया था, इन्होंने ताड़ पात्र का उपयोग किया और केले के पत्ते का उपयोग किया, ठीक है। फिर हम उसके बाद जानते हैं अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल जो था हमारा, इसके बारे में हम पढ़ते हैं जाके। तो ये हमारा अपभ्रंश काल में गुजरात और राजस्थान की तरफ, गुजरात राजस्थान में जानते हैं कि जैन धर्म की चित्रकारी होती थी। जैन धर्म में, उसमें भी हमने जाना कि जैन धर्म में कागज़ पे और अदर सभी पात्रों पे चित्रकारी होती थी, लघु चित्रकला, ठीक है। और लघु चित्रकला यहाँ पे देखेंगे जैसे कि जब मध्यकाल में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, जैसे कि अंग्रेज़ों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा था, तो ये सारे जो चित्रकार थे मुगल दरबार के, ये सब 2 पार्टों में डिवाइड होने लगे। एक लोग चले गए राजस्थान, जो राजपूत शैली के रूप में उभरी, और दूसरे लोग चले गए थे पहाड़ी शैली की तरफ में, जिसमें हम किशनगढ़ शैली है, बूंदी शैली है और पढ़ते हैं, ठीक है। और जो राजस्थान चले गए, इसमें हम पढ़ते हैं मेवाड़ की शैली, आमेर शैली, और आमेर के साथ में मारवाड़ शैली। तो मेवाड़ शैली में हम जानते हैं कि मेवाड़ शैली की खासियत क्या थी। मेवाड़ शैली में ऐसा पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, बट आप नॉर्मल यहाँ बता रहा हूँ। तो इसमें हम जानते हैं कि मेवाड़ शैली की जो चित्रकला थी, चित्रकला का एक अच्छा रूप था तमाशा। काफ़ी बार पूछा गया तमाशा, ठीक है, याद रखिएगा। मेवाड़ शैली में तमाशा वहाँ की बहुत प्रमुख चित्रकारी थी, तमाशा, ठीक है। उसके बाद हम आमेर जयपुर पे आते हैं। इसमें इतना बताया नहीं गया, मैं थोड़ा सा अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। तमाशा ये आपकी मेवाड़ की है। फिर आमेर जयपुर पे आएंगे, तो वहाँ की शैली की खासियत ये थी कि उस शैली को हम ढूंढर शैली कहते थे, जिसकी विशेषता एक पॉइंट में बता रहा हूँ कि उस शैली को ढूंढर शैली कहते थे। और फिर हम आते हैं मारवाड़ शैली। तो मारवाड़ शैली में प्रभुत्व जो दिया था, मैं ये भी बता देता हूँ, आमेर शैली में हमारे जैसे कि चित्र थे, महाभारत है, रामायण है, इन सभी चित्रकारों की चित्रकारी की गई थी। और मेवाड़ शैली में भी भगवान है, महाभारत है, इनके चित्र बनाए गए थे, पर एक तमाशा जो था, विशिष्टता थी, ठीक है। और उसके बाद हम आमेर जयपुर पढ़ लिया। मारवाड़ में आते हैं तो राजा मान सिंह का समय था, तो राजा मान सिंह के संरक्षण दिया था। और इसमें भी जैसे कि भित्ति चित्र, लघु चित्रकला जो थी, रामायण और इसी सब के लिए बनाई गई थी, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, जैसे कि अदर शैली पढ़ते हैं, ढूंढर शैली हमने जान लिया। पहाड़ी शैली थी, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, जो पॉइंट लिखे हैं उसके बाद हम उसके बारे में बता देंगे आपको, ठीक है। बसोहली शैली, ये पहाड़ी शैली थी। 17वीं शताब्दी के बाद वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण, भावपूर्ण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहते हैं, ठीक है। ये पहाड़ी शैली का पार्ट था। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई भानु दत्त की रसमंजरी थी, भानु दत्त की रसमंजरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय को परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में चले गए थे, ठीक है, बताएगा।
पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए थे। ठीक है, जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, फलस्वरूप जैसे कि कंगड़ा शैली भी आपकी पहाड़ी शैली में आती है। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कंगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली जिसने लघु चित्रकारी में एक जान डाल दी। उसकी प्रेरणा का सूत्र है वहाँ का वैष्णव परंपराएं। ठीक है, ठंडे नीले और हरे रंग सहित कोमल रंगों का प्रयोग किया गया है। किस शैली में? कांगड़ा शैली में। इसकी विशेषता है कांगड़ा शैली की। ठीक है, बंगाल के बारे में जानते हैं। जैसे कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्र के नाम वहाँ निवासियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। हमने भी जाना कि क्षेत्र की भाषा है, वेशभूषा इसके आधार पर करते हैं। बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी भाषाएं नहीं बोलते थे, तो नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? सॉरी, मैंने आपको शुरुआत में बताया था मलयालम भाषा संस्कृत भाषा का पार्ट है। नहीं, मलयालम नहीं, बंगाल की भाषा जो बंगला भाषा है ये संस्कृत भाषा का पार्ट है। ठीक है, सॉरी, वो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा बंगला पढ़ा, मैंने मलयालम पहले पढ़ा तो मैंने मलयालम को बता दिया, सॉरी। ठीक है, सही कर लीजिएगा। जो बंगला भाषा है इसका पार्ट है। बंगला भाषा किस पार्ट है, किस भाषा का पार्ट है? संस्कृत का पार्ट है। ठीक है, तो कैसे हमें पता चला कि जो बंगला भाषा है ये संस्कृत का ही पार्ट है? इसके बारे में भी बताया गया है कि 17वीं शताब्दी में चीनी यात्री जो था हुनसोंग ने पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाएं बोली जा रही थी। ठीक है, जैसे कि गुप्त शासक ने बंगाल पर आक्रमण किया था और वहाँ पे अपना शासन स्थापित कर लिया था। उसके बाद आता है चीनी यात्री हुनसोंग। तो गुप्त वंश में संस्कृत भाषा का महत्व था ही, तो उससे संस्कृत भाषा और बंगाल की भाषा मिली जुली, तो संस्कृत का मिला जुला रूप हो गया था और उससे उद्भव हुआ बंगला भाषा का। और 8वीं शताब्दी में पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया था, बंगाल में हुआ था। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश बंगाल को जीत लिया तो अपना सूबा बना लिया था। तो प्रशासन की भाषा क्या थी? फारसी थी, लेकिन बंगाल एक क्षेत्रीय भाषा थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आपसे बन सकता है कि क्या बंगाल की प्रशासन भाषा बंगाली थी मध्यकाल में? ठीक है, तो याद रखिएगा जो प्रशासन की भाषा थी फारसी थी और जो क्षेत्रीय भाषा थी बंगाली थी। ठीक है, वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आती उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकताबद्ध हो गया था। हमने देख लिया था, चलिए आगे देखते हैं। बंगाल के प्रारंभिक साहित्य जो हैं 2 श्रेणियों में बटे हैं। एक श्रेणी है संस्कृत की रीढ़ी है और दूसरी स्वतंत्र है। बंगाल भाषा साहित्य 2 श्रेणी में बांट दीजिए, जैसे एक संस्कृत, इसमें संस्कृत का मिला जुला रूप है और एक केवल बंगाल। ठीक है, तो इसी पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्य का अनुवाद मंगल काव्य के बारे में निकल जाना था। शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ी वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ, ये अदर भाषा में, स्वतंत्र भाषा में। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है। ठीक है, दूसरी भाषा में क्या है? नाथ साहित्य है, मैनामती गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा संबंधित कहानी। ठीक है, तो मिनट के चार्जिंग पे लगा देता हूँ, जैसे कि बैटरी लो हो रही है, तो मिनट की। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमने जान लिया था कि जो हमारा बंगाल का साहित्य था 2 भाषाओं में, 2 भागों में बटा था। एक जो था संस्कृत का भाग था, एक स्वतंत्र भाग था। तो संस्कृत के भाग में हमने जाना कि मंगल काव्य, और दूसरा में श्रेणी में मैनामती गोपीचंद के गीत थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पीर के बारे में जानते हैं। ठीक है, 16वीं शताब्दी से
लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया। जो जो पूर्व की ओर बढ़ते गए, जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती उगाते गए। ठीक है। और पीर का अर्थ क्या होता है? जैसे कि अगर आप किसी से आज पूछेंगे पीर क्या है, तो पीर को एक मुस्लिम समुदाय से जोड़ दिया जाता है कि पीर का मतलब है कि पीर समुदाय में होते हैं और वो भगवान के समर्थक हैं। बट पीर का अर्थ होता है, फारसी भाषा का शब्द है, अर्थ है इसका आध्यात्मिक मार्गदर्शक। ठीक है, ये कोई समुदाय से नहीं है, ये आध्यात्मिक मार्गदर्शक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, चलिए हम। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में राजधानी स्थापित की थी, जैसे कि जानते ही हम। अच्छा, राजधानी आप ये सर्च कीजिएगा कि राजधानी को ढाका, पहले ढाका थी, ढाका से मंगलोर कौन ले गया था, ये आप चेक कीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन स्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था, आश्वासन चाहते थे। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आगे बढ़ते हैं। इस पीर की श्रेणी में, पीर जो हमने बताया आध्यात्मिक मार्गदर्शक, तो पीर की श्रेणी में कौन कौन से लोग आते थे यहाँ पे बताया गया है। पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक, योद्धा, देवी देवता और जीवात्मा भी शामिल थे। ठीक है, बंगाल का साहित्य के, बंगाल के विकास के बारे में बता रहे हैं कि बंगाल में जो मंदिर बनाए गए, मस्जिद बनाए गए, और ये क्या था इसके बारे में तो भी हम पढ़ेंगे। दोशाला शौचाला बंगाल में, जैसे कि आप जानते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। पर बंगाल में साधारणता जो होता है, ईंट मिट्टी गारे से अनेक मंदिर, निम्न सामाजिक समूह और कालू तेली जैसे कि कंसारी, घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बनाए थे। क्या बनाए थे? मंदिर, मस्जिद या अदर कोई घर या स्थापत्य कला। दोशाला और शौचाला क्या है? दोशाला क्या है? एक दोशाला छप्परदार झोपड़ी, एक शौचाला झोपड़ी, मंदिर। देखेंगे नीचे हम चित्र देखेंगे, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए दोशाला और शौचाला। ठीक है, डिफरेंस कीजिए, क्या डिफरेंस है दोनों में। अब हम जानते हैं दोशाला शौचाला क्या था। और ये मंदिर का दे रखा है, मंदिर का एक पार्ट दे रखा है कि मंदिरों की शकल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह थी। बंगाल में जो मंदिर का निर्माण हुआ, उनकी जो छत होती थी छप्परदार झोपड़ी की तरीके से होती थी, जैसे कि छप्पर पड़ा हो, और इसमें दो चाला था, दो छत वाली, चौचाला था, चार छत वाली होती थी। काफ़ी बार पूछा गया है चौचाला क्या है और किस शब्द किससे संबंधित है, तो मंदिर से संबंधित है, स्थापत्य से संबंधित है, कुछ भी दे सकते हैं आपको। ठीक है, इसके कारण मंदिर की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाल शैली का प्रभाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी चार छतों वाली ढांचे में चार त्रिकोणमितीय छतें चार दीवारें पर रखी जाती थी। ठीक है, चार त्रिकोणमितीय छतें चार दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर दीर्घ रेखा या बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें, ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख लीजिएगा आप, किसके बारे में शैली पूछ सकते हैं बंगाल के बारे में, तो आप मंदिर स्थापत्य बता सकते हैं कि चौचाला और शौचाला बनाए गए। भीतरी भाग में सजावट नहीं थी, लेकिन बाहरी भाग में सजावट थी, चित्रकारी थी। कुछ मंदिरों में, विशेष पश्चिम बंगाल के बंकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिर में ऐसी सजावट अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच गई थी। ठीक है, मछली भोजन के रूप में जानते हैं, बता दूंगा आपको यहाँ पॉइंट। जैसे कि आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में इतना भोजन के तौर पे जो भोजन जिसे मैक्सिमम मिलता था, पहले प्राचीन काल मध्यकाल में पढ़ते हैं तो हमारे पास इतना चॉइस करने के लिए ना इतने संसाधन थे और ना हमारे पास इतनी चॉइस थी। हमें जो मिलता था हम उसमें अपना, एक मिनट क्या, ठीक है, तो ना हमारे नहीं थे तो हमारे पास चॉइस नहीं थी, तो हमें जो मिलता था हम खा लेते थे। तो यहाँ पे बंगाल में
मछली का भोजन ज़्यादा किया जाता था। बंगाल सहित में मछली का स्थान 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 पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों पर बौद्ध दीवारों की दीवारों पर मछली की पट्टी लगी होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राह्मणों को समिष्ट भोजन करने की अनुमति नहीं थी, यानी कि समिष्ट का मतलब है मांसाहारी। लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता देखते हुए ब्राह्मणों को भी बृहद पुराण जो था, एक पुराण था बृहद धर्म पुराण, जो बंगाल में रचित था, 13वीं शताब्दी का ग्रंथ था। इसने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ मछली की खास प्रजाति थी, मछलियों में भी उसने प्रजाति सर्च बताई कि ये प्रजाति ब्राह्मण भी खा सकते हैं। यूरोप में राष्ट्र का उदय, ये हमारे लिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। ठीक है, तो 10th क्लास का जो चैप्टर है हमने जाना, इसमें महोदयपुरम कहाँ था, जगन्नाथपुरी क्या था, लीला तिलकम कहाँ से संबंधित था, लीला तिलकम बंगाल में, मंगल काव्य कहाँ से था, मंगल काव्य के बारे में जाना, अनंत वर्मन कौन थे, इनके पुत्र कौन थे, महोदयपुरम केरल से था, लघु चित्र किस कला शैली थी, कांगड़ा शैली क्या है, लघु चित्र है। ठीक है, आप मिलाइएगा और कोई प्रॉब्लम होती है तो ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम पे आप ऐड हो सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, और फेसबुक पे और चाहे तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, जैसे कि जॉब प्रोफाइल के बारे में भी इन्फॉर्मेशन डाला करता हूँ कि कौन सी जॉब हमारे साइंस स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सी जॉब किस कैटेगरी के लिए इंपॉर्टेंट है और उससे क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। बहुत जल्द मैं करियर काउंसलिंग के नाम से एक आपके लिए शॉर्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ। शॉर्ट वीडियो नहीं, ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन वीडियो होगा, जिसमें हम और आप बात करेंगे टॉक टू टॉक। ठीक है, सामने टू सामने, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, जिसमें आपके क्वेश्चन होंगे और हमारे रिप्लाई होंगे, और बताऊंगा इसमें आपको क्या क्या, आपने अगर अभी हाई स्कूल में है तो आपको क्या करना चाहिए। ये टॉपिक हमारा ये रहेगा। उसके बाद हम इंटरमीडिएट के लिए बात करेंगे, फिर हम ग्रेजुएशन मीडियम पे बात करेंगे कि क्या करना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद, अगर किस लाइन में आप जाना चाहते हैं, क्या बेनिफिशियल रहेगा और क्या आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, अगर अच्छा हमें मेंटर ना मिले तो हम अगर, ठीक है, तो हमारे लिए भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी तरफ भी काफ़ी तरफ हमारा माइंड डाइवर्ट होता है, तो इसके लिए बताएंगे। और ये 10th चैप्टर जो है इसका मैं सेपरेट आपका अपलोड कर दूंगा अभी कुछ टाइम बाद, इवनिंग तक। ठीक है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि आपका सपोर्ट कर रहा हूँ, आप भी मेरा सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं क्लास आपके लिए लेकर आ सकूँ, अच्छी से अच्छी न्यूज़ आपके लिए ले सकूँ। और मैं जैसे बहुत जल्द ही आपके लिए मैथ फाउंडेशन का कोर्स लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हम 9 to ग्रेजुएशन मैथ्स गेट के लिए, SSC के लिए, CGL के लिए, बैंकिंग के लिए हर लेवल पे जाके पढ़ेंगे। मैथ के लिए तो एक ही चैनल याद रखिएगा, कॉस्मोपॉलिटन फाउंडेशन। ठीक है, मैथ के लिए इधर कहीं नहीं जाना है, और चैनल आप जाके दे सकते हैं, यानी कि अदर सब्जेक्ट के लिए उतना नहीं, बट मैथ के लिए कहीं नहीं जाना है। ठीक है, नॉर्मल जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे हट के मैटर आपको अदर चैनल पे भी जाएंगे मिल सकता है कि उनका पढ़ाने का वे अलग हो, बट जो मैं मैटर प्रोवाइड करूँगा वो मैटर वो भी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि उन्होंने। ठीक है, थैंक यू।